एवरीवन, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पे आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हो, दो चार्ट्स दिख रहे होंगे। तो इसी चार्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर सम अप है, ठीक है। तो हमने चैप्टर को ना 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, विच इज़ बेसिकली द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पोजिशन, ड्यूटीज़ एंड पावर्स। एंड जो कॉम्पोजिशन ऑफ इरडा एंड ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं, इससे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम भी आपके इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है, दैट इज़ द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब भी हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड से। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड है, बेसिकली आपका जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 है, वो आपका पेरेंट एक्ट है। पेरेंट एक्ट इज़ आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, वो आपका पेरेंट एक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आएगा नीचे, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ था कि आपका 1956 और 1972 में ना आपका जो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस है, इनका नेशनलाइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो जो रोल था ना आपका कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस था, जो आपका पेरेंट एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश था। इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो आपका पेरेंट एक्ट है, इसके अंदर एक आपकी बॉडी इस्टेब्लिश होती थी, रोल कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। उसका रोल आपका नेशनलाइजेशन की वजह से रिड्यूस हो गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, फिर जैसे जैसे आपकी क्या होती है, इकोनॉमी ग्रो होती है, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है तो धीरे धीरे क्या इंश्योरेंस की सर्विसेज भी सबको चाहिए होती है। लाइक आपका एक बिजनेस है, उसको भी चाहिए। फिर आपका एक मिडिल मैन है जिसने एक स्कूटर, कार कुछ भी खरीदा, उसको चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका इंश्योरेंस का जो सेक्टर था वो ग्रो हो रहा था जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है। तो इन दोनों का क्या होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आगे देखोगे ना, तो अप्रैल 1993 में क्या हुआ था, आपकी ना एक कमेटी थी वो सेटअप हुई थी, जिसने जैन 1994 में अपनी जो रिपोर्ट थी ना वो सबमिट करी थी, जिसका ये कंक्लूजन निकला था कि यू नीड टू एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द इंश्योरेंस। और अथॉरिटी आपकी इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1999 में आपकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई थी। अब आ जाएंगे, ये तो हो गया था आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट। अब आ जाएंगे सेकंड में, अब हम ये देखेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंश्योरेंस। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस है। इसके अंडर बेसिकली आपका क्या होता है कि जो आपका पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, जो आपका पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री होता है ना, वो पूरी इसमें कवर हो जाती है। और उसको पूरे को गवर्न करने के लिए आपका एक एक्ट है जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, इरडा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, 1999। अब इरडा के आपके क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या, सबसे पहले टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स, ठीक है। फिर टू रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और तीसरा था ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उसके बाद क्या था, इसके लिए एक आपकी जो अथॉरिटी थी ना, वो आपकी ये एक अथॉरिटी सेटअप हो गई थी, ठीक है। कोई भी एक्ट फ्रेमवर्क, जो भी आप कोई भी आपका एक्ट होता है ना, वो जब भी आपका एस्टैब्लिश होता है तो उसके साथ साथ एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है जो आपके पूरे एक्ट में लिखे जितने भी रूल्स एंड लॉज होते हैं उनको गवर्न करती है। तो वो आपकी अथॉरिटी थी इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको भी हम क्या इरडा ही बोलते हैं, ए से सिमिलर हो जाता है, कंफ्यूज ना होना। इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये एक आपकी क्या होती है, एक तरह से ना, ये आपकी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है। ये एक आपकी हो गई बॉडी कॉर्पोरेट, जिसकी कॉर्पोरेट एंटिटी होती है ना, जैसे आपकी कंपनीज होती है ना एक कॉर्पोरेट एंटिटी, वैसे ये आपकी क्या बॉडी कॉर्पोरेट होती है। जैसे आपकी कंपनीज होती है वैसे ये आपकी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फिर उसमें एक आपके पास कॉमन सील होती है, फिर आप उसमें पावर टू एक्वायर, होल्ड, ट्रांसपोज एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी, ये सब होता है, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे सेबी होती है ना, वैसे ये होती है। प्लस अब क्या था, ये जो आपका इरिडा था ना, इरिडा के साथ साथ एक चीज़ और आपकी ऐड हुई थी, कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपका जनरल इंश्योरेंस काउंसिल होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस के जो आपका सेक्टर होता है ना, उसमें बेसिकली आपके ना 2 मेन फीचर्स होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इरडा के। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए इरडा के, बेसिकली वो आपको ये होते हैं, आप देखोगे जो होते हैं उसके फीचर्स होते हैं सेम एज कंपनी के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मेन, अब इरडा का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, क्योंकि उसे जो अपने इंटरेस्ट थे ना पॉलिसी होल्डर्स के, सबसे पहले तो उसको बचाना है। मतलब जो पॉलिसी होल्डर्स है, जो लोग ट्रस्ट करके पॉलिसीज ले रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए आपका इरडा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट बड़ा ऑब्जेक्टिव आता है, अब आपने इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट कर लिए, बट आपको आपकी जो इंडस्ट्री है उसको भी तो आपको ग्रो करना है ना। तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गए पॉलिसी होल्डर्स के,
जो सेकंड पॉइंट है वो आपका इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से आता है। तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। ये अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करेगी तो उसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा, एक तो कॉमन मैन को मिलेगा, प्लस आपकी इकोनॉमी होगा, उसमें आपका और फंड्स का इनफ्लो होगा। क्यों, जितने ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे तो उतना आपका फंड्स का सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो जैसे जैसे आपकी बेनिफिट्स की दो डुअल बेनिफिट हो गए इंडस्ट्री की ग्रोथ से, क्या, एक हो गया बेनिफिट जो कॉमन मैन को मिल रहा है, एक जो फंड्स आपके इकोनॉमी में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया जो आपका पहला पॉइंट था ना, वो तो हो गया था आपका पॉलिसी होल्डर के हिसाब से। दूसरा पॉइंट हो गया था इंडस्ट्री के हिसाब से। जो अब आपका तीसरा पॉइंट है ना, वो ही अब आपका इंडस्ट्री में अब आपको क्या क्या करना है बेसिकली, टू सेट, प्रमोट एंड मॉनिटर। क्या मॉनिटर करना है, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी। बेसिकली इंश्योरेंस के सेक्टर में क्या होता है ना, घपले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस घपलेबाजी को रोकने के लिए क्या था कि हाई स्टैंडर्ड्स आपके सेट हो, इंटेग्रिटी के, फेयर डीलिंग हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका इंश्योरेंस है। अब हमने कोई भी इंश्योरेंस लिया, मान लो आज अगर मैंने एक कार का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो अब मुझे मेरे इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, मेरे को उससे क्या लेना है, क्लेम्स लेने हैं। तो बेसिकली जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स वगैरह हो गए वो सब, ठीक है। फिर आपके क्या होते हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं ना, ये बहुत प्रेवलेंट होते हैं। क्या होता है कि मतलब बेसिकली आपने ऐसे दिखा दिया कि आपको कार को डैमेज हुआ है, बट आपने ना जानबूझ के अपनी कार क्या पेड़ में दे मारी थी। क्यों, क्योंकि आप चाहते थे कि मुझे ना मेरा इंश्योरेंस का अच्छा खासा क्लेम बनेगा तो मुझे पैसा मिलेगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो वो एक हो गया आपके इंश्योरेंस फ्रॉड हो गए। माल प्रैक्टिस इज लाइक कि आप बेसिकली फ्रॉड ही कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं आप इंश्योरेंस के जो गाइडलाइंस हैं, उसमें आपका जो पॉलिसी का पैसा आपको जो मिलता है ना, क्लेम्स को आप मिसयूज कर रहे हैं। तो ये हो गया था आपका, आई एम सॉरी, पॉलिसी का पैसा है जो आप देते हो वो प्रीमियम होता है, जो आपको सामने कंपनी से मिलता है वो आपका क्लेम होता है। तो क्लेम्स के रिगार्डिंग था ये, ठीक है। उसके बाद फिर एक आपकी आ जाती है ट्रांसपेरेंसी, वही सेम पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट, ठीक है। फिर वहाँ पे एक्शंस लेना है जहाँ पे आपके इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स एनफोर्स है। इस बेसिकली लाइक कि जो आपका सेट बेंचमार्क है ना, जो आपका इरिडा ने बेंचमार्क सेट किया है, उससे आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको मीट नहीं करवा रही है बेंचमार्क, तो वहाँ पे इरिडा आपका इंटरवीन करके बोलेगा कि भाई देखो तुम्हारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेरे एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हैं, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तुमको क्या है, थोड़ा अपना मतलब बेंच जो अपना स्टैंडर्ड्स है उसको इम्प्रूव करो वो। और एक ऑप्टिमम सेल्फ रेगुलेशन इन डे टू डे वर्किंग इंडस्ट्री। अब इंश्योरेंस आपकी क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें आपका ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इरिडा हर छोटी छोटी चीज़ देखेगा। तो बेसिकली ऑप्टिमम सेल्फ रेगुलेशन इज लाइक कि आप सेल्फ चेक्स खुद ही इनकॉर्पोरेट कर दो अपने इंश्योरेंस उसके अंदर मैकेनिज्म में, कि आपका डे टू डे जैसे जैसे काम होता है ना वो आपका चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। इट्स लाइक कि आप चेक्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ इरिडा। इरिडा आपका जो है वो हेडक्वार्टर हो रखा है हैदराबाद में, याद रखना, मोस्टली आपके जैसे हेडक्वार्टर्स दिल्ली मुंबई होते हैं, इरिडा आपका हेडक्वार्टर हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। और उसके आपके 2 रीजनल ऑफिस है, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन जो इरिडा के रिगार्डिंग है ना, आपको मतलब इरिडा में जो आपके अंदर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है वो एक्ट के अंदर नहीं लिखा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, जो इरिडा के अंदर आपका अपॉइंटमेंट होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है। वो पर्सन कौन होते हैं, बेसिकली एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। इसको अगर आप देखा जाए ना, तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहो तो इट इज़ लाइक IAS, ठीक है, इंटेग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग। IAS वाले लोग हैं, IAS होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। उसके बाद अब आपका आएगा जिसके पास आपका नॉलेज होगा किसका। अब इरिडा है, इरिडा आपका कहाँ पे रेगुलेट कर रही है, मतलब आपका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर है तो आपको किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस का होना चाहिए। फिर इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस के अंदर आपकी ना अलग अलग वैल्यूएशंस यूज़ होती हैं जो एक्चुरीज करते हैं, तो एक्चुरी साइंस का वैल्यूएशन होना चाहिए। फिर सब पैसे से रिलेटेड है तो आपको फाइनेंस पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, लॉ, ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसका बेसिकली चेयरपर्सन होता है प्लस एटलीस्ट 1 मेंबर बोले तो यहाँ पे जो आपका फुल टाइम मेंबर है ना, ये जो आपका 1 मेंबर है दैट इज योर फुल, आई एम सॉरी गाइस, जो आपका एक फुल टाइम मेंबर होता है उसके पास आपकी पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस और एक्चुअरी साइंस। मतलब
वो इस फील्ड में ना पूरा अच्छे से वेल वर्स्ड होना चाहिए, ठीक है। अब कमिंग फॉरवर्ड, अब आगे क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं और डिटेल में, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक आपका होते हैं होल टाइम मेंबर्स। होल टाइम मेंबर्स आपके है ना 5 होते हैं। फिर एक चेयरपर्सन होता है जो अथॉरिटी को आपको हेड करता है। पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं ना, वो आपके 4 होते हैं। अब इसमें एक चीज़ कहते हैं एटमोस्ट, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, अटमोस्ट इज द मैक्सिमम। जो आपके मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो आपके 9 होने चाहिए। 9 से ज़्यादा आपके मेंबर्स नहीं हो सकते, बट 9 से कम ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। तो होल टाइम मेंबर्स आपके 5 हो गए, चेयरपर्सन आपका एक ही होगा, और पार्ट टाइम मेंबर्स आपके 4। तो 5 + 1 + 4, और एटमोस्ट जो आपके मेंबर्स होते हैं वो 9 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें आएगा आपका टर्म। टर्म इज लाइक कि जो आपके मेंबर्स, चेयरपर्सन और पार्ट टाइम मेंबर्स है ना, इनका आपका जो टर्म होता है वो बेसिकली 5 ईयर्स का होता है, एंड दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट आपका हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें आपका जो एज लिमिट है चेयरपर्सन की, होल टाइम मेंबर्स की और पार्ट टाइम मेंबर्स की जो है वो दे रखी है, ठीक है। चेयरपर्सन आपका एज होना चाहिए अप टू 65 ईयर्स, होल टाइम मेंबर्स होना चाहिए अप टू 62 ईयर्स। पार्ट टाइम के सच कुछ स्पेसिफाइड नहीं, मतलब पार्ट टाइम मेंबर इज लाइक कि वो फुल टाइम अपना मतलब जो है वो सिर्फ इरेडा के लिए काम नहीं कर रहा है ना, तो उसका कोई भी एज लिमिट हो सकता है। तो अगेन रिपीटिंग फर्दर, चेयरपर्सन की एज लिमिट होनी चाहिए आपकी अप टू 65 ईयर्स, होल टाइम मेंबर्स की अप टू 62 ईयर्स, और पार्ट टाइम की कहीं पे भी एक्ट में स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, ठीक है। अब आप अगर आगे आओगे तो ये हमारा 4th पोर्शन भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका मेन पोर्शन आता है ना, जहाँ से आपके बेसिकली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, वो है आपका ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इरेडा, ठीक है। अब है ना, अगर इसको आप थोड़ा सा सोच के करोगे कि लाइक आपका जो मतलब इरेडा के बेसिकली फंक्शंस क्या क्या हैं, बॉडी को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। इरेडा इशू करती है क्या, सर्टिफिकेट किसको, टू एप्लीकेंट। एप्लीकेंट इज बेसिकली आपका इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपका बेसिकली हो गया एप्लीकेंट, ठीक है। किसके लिए, फिर रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब अगर आज मैंने बिजनेस खोला है तो मुझे बिजनेस अपना या तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग है तो उसको रिन्यू करवा रहे हैं, या फिर कुछ मैंने पहले लाइफ इंश्योरेंस देती थी, अब मैं जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज भी देती हूँ, तो मॉडिफिकेशन, ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस में। उसके बाद क्या होता है, एक्यूरेट बेनिफिट देना चाहिए किसको, कस्टमर्स और लीगल हेयर को। मतलब कि आज अगर मेरा क्लेम अराइज होता है तो उसके लिए जो मुझे जो पैसे हैं, जो मान लो अगर मेरा 1 लाख रुपए का क्लेम है और कंपनी कहती है कि नहीं हम 50,000 का देंगे, तो उसके लिए भी अगर मुझे कुछ ग्रीवेंस वगैरह होगा तो मैं किसके पास जाऊंगी, इरेडा के पास। तो इरेडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो मेन उसके ऑब्जेक्टिव में भी कवर होते हैं, वो उसको बेनिफिट देखने के लिए कस्टमर्स और लीगल हेड्स को, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा टू मॉनिटर रेगुलेट द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कनेक्टेड है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस के साथ। बेसिकली री इंश्योरेंस इज लाइक कि मैंने आज इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करी है, मुझे जो पार्टी फर्दर जो मेरे इंश्योरेंस को भी इंश्योर कर रही है ना, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये आपस में क्या होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिस है, वो प्रेवलेंट होती है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट, जो आपका आ जाएगा ना, वो आपका इधर आ जाएगा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द रेट्स, एडवांटेजेस, टर्म्स एंड कंट्रोल्स किसको, रेगुलेट द रेट्स, एडवांटेज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंश्योरर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। बेसिकली जो अलग अलग आपको इंश्योरेंस पॉलिसी वालों का हर 2-3 दिन में मतलब जो स्पैम कॉल्स होते हैं वो इन्हीं के आते हैं, तो आपको पता रहता है कि अच्छा ये रेट चल रहा है, हम आपको ये एडवांटेज देंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी जो आपका ऑफर है जो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, उसको भी रेगुलेट करेगा कौन, इरेडा रेगुलेट करेगा। फिर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स ऑफ बिजनेस। अब इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, आपका बहुत सारा फंड्स जनरेट होता है। तो फंड्स ऐसा तो नहीं है कि जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, जो फंड जनरेट होता है वो उठा के वो आगे इन्वेस्ट करती हैं। चलिए, तो इट इज़ लाइक कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है उनका पैसा आपका मतलब डूबे नहीं, तो उस पैसे को बचाने के लिए सेफ जगह इन्वेस्टमेंट हो, तो उसके रिगार्डिंग भी जो उसको रेगुलेशन है ना, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ करेगी, वो भी क्या उससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, वो भी इरेडा आपको प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा, इरेडा इज बेसिकली आपकी एपेक्स बॉडी है। तो एपेक्स बॉडी है, तो डिस्प्यूट अराइज हो गया किसके बीच में, इंश्योरर और इंटरमीडियरीज के बीच में, या इंश्योरर मतलब किसी भी पार्टी के बीच में आपका डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसकी एडजुडिकेट करेगी एपेक्स अथॉरिटी है, तो ये हेयर करेगी मैटर ऑफ डिस्प्यूट को, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, रूरल और सोशल सेक्टर में कितना होगा ना जो इंश्योरर ले आए, वो भी एक आपका क्या प्रिस्क्राइब लिमिट रहेगी, वो भी आपको वो भी इरेडा बताएगी। राइट हैंड साइड में आ जाएगा जो आपके फीस एंड अदर चार्जेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो जो एक्ट के अंदर है वो बेसिकली क्या है कि जो इंश्योरर्स है नॉन आपसे जो फीस वगैरह ले रहे हैं, जो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वो उसी लिमिट में ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर एक इंश्योरेंस को क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन बनाना होता है,
जिसके अंदर इरडा बताएगा कि आपकी ये क्वालिटी है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वगैरह, ये सब होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन, इट्स लाइक कि जैसे आपके जो होते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोफेशन हो गया, कंपनी सेक्रेटरीज का प्रोफेशन हो गया, वैसे दे वांट टू एस्टैब्लिश इंश्योरेंस को एज अ स्टैंडर्ड प्रोफेशन। तो इसकी तरफ भी क्या इरडा आपका वर्क अपॉन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा टू प्रमोट द एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी इन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। फिर एक ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी तुम कैसे ला सकते हो, जैसे तुमने इन्फॉर्मेशन कॉल ऑफ कर ली या इंस्पेक्शन कर लिया, कंडक्ट कर लिया क्या इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, एंड ऑडिट कर दिया इंश्योरेंस का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा फॉर्म एंड मैनर, जिसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना एंड स्टेटमेंट्स है, वो आपके जो इंश्योरर्स है इंश्योरेंस तो मतलब को देंगे। इट इज़ बेसिकली लाइक जैसे आपका कंपनीज एक्ट होता है, उसमें आपका क्या एक्ट स्पेसिफाई करता है कि आपका किस तरीके से आपका बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा। सिमिलरली इरिडा में क्या होता है, आपकी जो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, उनका एक फॉर्म एंड कंटेंट आपका स्पेसिफाई होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे बनेंगे। तो ये उसके बारे में बात करें कि फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट शैल बी रेंडर्ड बाय द इंश्योरर्स, ठीक है। फिर एक ये मार्जिन ऑफ इंसॉल्वेंसी होता है, बेसिकली क्यों बनता है आपका, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मतलब मान लो कि आपके पास इतने सारे इंश्योरेंस, मतलब आपके पास इतने सारे ऐसे इंश्योरर्स हैं जो बेसिकली कभी भी क्लेम लेने आ सकते हैं, बट आपके पास उतना पैसा है ही नहीं कि आप उनको उनका क्लेम पे कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा जो कॉर्पस है उसके अंदर सिर्फ क्या 100 रुपये हैं, और जो मेरे क्लेम्स है ना वो मेरे 500 रुपये के हैं। तो आप बाकी 400 रुपये, जो बाकी का डिफरेंस है 400 रुपये, कल को अगर क्लेम अराइज हुआ तो आप वो 400 रुपये कैसे दोगे। तो उस सब के रिगार्डिंग आपकी जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो एक आपका मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी होता है। जो इमरजेंसी फंड आपका होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, ठीक है। अब आपके पास गोइंग फर्दर में क्या आएगा, टू सुपरवाइज द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी एक आपकी कमेटी होती है, वो इरडा के अंदर फॉर्म होती है। तो उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी बेसिकली ये आपका इरडा एक्ट के अंदर आपके उसके ड्यूटीज एंड पावर में आता है। और फिर एक ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वो आ जाता है, टू स्पेसिफाई द प्रीमियम परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ इंश्योरेंस टू द फाइनेंस स्कीम। इफ़ आई सबमिट अप इट ऑल, तो इट इज़ बेसिकली लाइक कि सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं सर्टिफिकेट है उसको मतलब सर्टिफिकेट इशू कर रही हूँ, किसको, एप्लीकेंट को, किसके, उसके रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। फिर टू प्रोवाइड द एक्यूरेट बेनिफिट्स टू द लीगल हेयर्स। फिर मॉनिटर एंड रेगुलेट द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस। कंट्रोल द रेट्स, एडवांटेजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस एज ऑफर्ड बाय द इंश्योरर्स। और उसके बाद कहते हैं रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। एपेक्स बॉडी है, तो बेसिकली अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो आपका वहाँ पे इरडा होती है, वो आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। फिर कितना परसेंटेज ऑफ जो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बिजनेस होगा, वो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस वो आप कितना रूरल और सोशल सेक्टर को देंगे। और अदर पावर जो आपकी एक्ट में प्रेस्क्राइब करी है वो सारी आ जाएंगी। फिर आपके पास आ जाएंगी क्या फीस और अदर चार्जेस आप लिवाई करोगे, वो सब। फिर इंश्योरेंस को एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन बनाना है, एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, आप इन्फॉर्मेशन कॉल कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन को, और ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करवा रहे हो किनका, इंश्योरेंस का। फिर आप फॉर्म ऑडिट करवाओगे, तो ऑडिट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बुक्स एंड अकाउंट्स। तो बुक्स एंड अकाउंट्स किस फॉर्म एंड मैनर में आपकी प्रिपेयर होंगी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे आपको इंश्योरेंस देंगे वो बता रहे हो। फिर उसके बाद एक होता है कि आप आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, अब आपको मान लो कि आपके पास क्लेम्स आते हैं, तो उसके लिए एक मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी है, वो रेगुलेट करोगे, जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को मेंटेन करने हैं, इंश्योरेंस कंपनी को वो चीज़। फिर आपकी जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है उसकी फंक्शनिंग को आप सुपरवाइज कर रहे हैं। एंड लास्टली परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम जो आपका इंश्योरर्स हैं वो फाइनेंस स्कीम, वो सब आप बता रहे हो। तो बेसिकली ये सारे आपके ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस है, ये आपको ना याद करने हैं। इसके ऊपर मतलब मान लो ऐसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपको 15 पॉइंटर्स लिखने होंगे तो आप एक बार इसको गो थ्रू करोगे ना चार्ट को, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये पूरा आपका चैप्टर था द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, जो मैं पूरा 2 चार्ट्स में सम अप हो गया है।